हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करते टॉपिक जनरल प्रॉपर और जनरल के बारे में। तो ये लास्ट टॉपिक बनता है इस चैप्टर का। इसी के साथ आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसे लास्ट क्लासेस में हमने ऑलरेडी जितने कंसेप्ट बनते हैं परचेज बुक, सेल बुक और परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न वाले कंसेप्ट अच्छे से कवर कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट जनरल प्रॉपर जनरल के बारे में। जब हमने कंसेप्ट स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन जब की थी इस चैप्टर की, तो हमने समझा था कि जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं वेरियस टाइप्स की होती हैं, जिसमें हमने समझा था कि परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट परचेज को, सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट सेल को, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो ये हमने 4 टाइप के बुक्स थी जो कवर की थी। अब हमने देखा कि कैश ट्रांजेक्शन्स थी जो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होगी, और जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स थी परचेज के रिगार्डिंग परचेज बुक में, सेल के रिगार्डिंग सेल बुक में, और परचेज रिटर्न सेल रिटर्न बुक में परचेज और सेल रिटर्न आ चुकी है। लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती हैं बच्चों जो ना ही तो परचेज बुक में रिकॉर्ड होती, ना ही सेल्स बुक में रिकॉर्ड होती, ना ही कैश बुक में रिकॉर्ड होती। तो उन ट्रांजेक्शन्स को जिनको सब्सिडरी बुक में कहीं भी प्लेस नहीं मिलता, उनको हम जनरल प्रॉपर बुक के अंदर जो रिकॉर्ड करते हैं, उसके लिए हमने जनरल एंट्री जो रिकॉर्ड करनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि मशीनरी परचेज की है क्रेडिट में। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये कैश बुक में आएगी नहीं क्योंकि ये उधार में खरीदी गई है। सेकेंड, ये मशीनरी है, असेट्स है, इस कारण से इसको परचेज बुक में भी जगह नहीं मिलेगी क्योंकि परचेज बुक के अंदर हमने क्रेडिट परचेज और गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो फिर इस ट्रांजेक्शन्स को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और ट्रांजेक्शन्स होती है जिनको रिकॉर्ड किया जाता है जनरल प्रॉपर के अंदर। जैसे सबसे पहले आती है ओपनिंग एंट्री। जो ओपनिंग एंट्री होती है मतलब कि जो असेट्स और लायबिलिटी जो कैपिटल होते हैं बैलेंस शीट में, जो प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड से जुड़े होते हैं, उनका जो बैलेंस होता है नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे जो ओपनिंग एंट्री होती है उसको हमने रिकॉर्ड करना है जनरल प्रॉपर के अंदर। ऐसी होती है क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री यानी कि जब भी अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है ईयर की एंड में, यानी कि जब अकाउंटिंग पीरियड का एंड होता है तो लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस जो अपीयर किए जाते हैं। तो जैसे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाया जाता है तो लास्ट में हमें पता चलता है कि नेट प्रॉफिट कितना उससे। तो जो ये क्लोजिंग बैलेंस होते हैं ये कहाँ दिखाया जाता है? जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। जो ट्रांसफरिंग एंट्रीज होती है उनको भी हमने जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करना होता है। जैसे कि ड्राइंग अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर कर देना कैपिटल अकाउंट में, तो ये जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। एडजस्टमेंट एंट्री, तो जब प्रिपेयर किए जाते हैं फाइनल अकाउंट, जो एंट्री ज़रूरत पड़ती है, कुछ ऐसी एंट्री रह जाती है जो अनरिकॉर्ड रहती हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा। तो ये सारी एंट्रीज होती हैं ये एडजस्टमेंट एंट्री कहलाती हैं। इन्हें जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। रेक्टिफाई एंट्री का मतलब क्या होता है? कई बार कुछ गड़बड़ हो जाती है, जब अकाउंट क्लोज किया था तो लास्ट में पता चलता है कि कुछ गड़बड़ हो गया जिसका आंसर अकाउंट टैली नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए हमने रेक्टिफाइंग एंट्री करनी होती है। यानी कि रेक्टिफाई का मतलब होता है कि जो गलती हो गई उसको सुधारने के लिए एंट्री की जाती है। तो जो रेक्टिफाई एंट्री होती है उसको भी कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? जनरल प्रॉपर के अंदर। इसके अलावा भी बहुत सारी एंट्रीज होती है जिनको जनरल प्रॉपर के अंदर जगह दी जाती है। जैसे परचेज की गए असेट्स क्रेडिट पे, सेल की गए असेट्स क्रेडिट पे, यानी कि उधार में अगर चाहे वो सेल हो चाहे वो परचेज हो, लेकिन किस चीज़ की परचेज और सेल है? ये असेट्स की सेल है, क्योंकि गुड्स की तो सेल यहाँ परचेज कहाँ आती है? सेल्स बुक या परचेज बुक में आती है। लेकिन असेट्स की जो सेल और परचेज होती है क्रेडिट पे, उसे हमने जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करना होता है। ऐसे जब राइट ऑफ किए जाते हैं बैड डेब्ट, डिस्काउंट अलाउ करना या फिर डिस्काउंट रिसीव करना, जो बिल रिसीवेबल्स रिसीव हो चुके हैं, बिल पेबल्स इशू किए गए हैं, इंडोर्समेंट कर देना बिल रिसीवेबल को, जो अपने क्रेडिटर्स होते हैं क्रेडिटर्स को बिल रिसीवेबल इंडोर्स कर दिए गए हैं, डिसऑनर हो जाना बिल रिसीवेबल्स का, कैंसिल हो जाना बीपी का,
ऐसे इसके अलावा बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स है जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड की जाती है, जैसे गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, यानी कि जो ड्राइंग की गई है, लेकिन ड्राइंग किस चीज़ की गई है, गुड्स की, क्योंकि अगर ये कैश की लग जाता तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड हो जानी थी, लेकिन ये ड्राइंग किस चीज़ की है, गुड्स की गई है। इस कारण से इसको जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसे ही अगर गुड्स दे दी गई चैरिटी के रूप में या फिर फ्री सैंपल के रूप में जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गुड्स, एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, यानी गुड्स का जो एबनॉर्मल लॉस हो चुका है या फिर अदर असेट्स का नुकसान हो चुका है आग लगने से या एक्सीडेंट कारण से या फिर चोरी हो गया है, तो सारी ट्रांजेक्शन्स को है जो सब्सिडरी बुक में कहीं भी प्लेस नहीं मिलता, तो इस कारण से इन ट्रांजेक्शन्स को जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते इस कॉन्सेप्ट को। स्टेटमेंट कवर करते हैं, रिकॉर्ड द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जनरल प्रॉपर ऑफ MS मुकेश ट्रेडर। तो यहाँ पे जनरल प्रॉपर के अंदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। मार्च 5 को ट्रांजेक्शन हुई है, सुनील जिससे 50,000 रुपये लेने हैं, वो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि दिवालिया घोषित हो चुका है, सिर्फ 40% ही रिसीव हुए हैं फुल सेटलमेंट में से। तो यहाँ पे अगर 40% मिले हैं तो बाकी 60% के आगे डूब गए, तो डेटर से जो पैसा नहीं मिलता डूब जाता है उसे बैड डेप्ट के नाम से बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे समझते हैं। जनरल प्रॉपर के अंदर सबसे पहला कॉलम आता है डेट का, फिर आते हैं पार्टिकुलर्स, फिर कॉलम आते हैं लेजर फोलियो, जो अमाउंट डेबिट होती है और जो अमाउंट क्रेडिट होती है। अगर हम इसकी जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते तो कैसे करते, डेटर से पैसा रिसीव होता तो हमने एंट्री करनी थी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश रियल अकाउंट के अंदर आती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहे इस कारण इसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे डेटर्स का नाम क्या है, सुनील, तो 2 में सुनील के नाम से इसको दिखाया जाता है। सुनील पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, गिवर है सुनील इस कारण से इसको क्रेडिट किया जाता है। अब जो पैसा नहीं मिला उसको बैड डेप्ट के नाम से लिखते हैं, तो यहाँ पे बैड डेप्ट को क्या कर दिया जाता है, डेबिट कर दिया जाता जो पैसा रिसीव नहीं हुआ। अब हमने देखा सुनील से कितने रुपए लेने थे, 50,000, कहते सिर्फ 40% है जो रिसीव हुए हैं। 50,000 का अगर 40% करेंगे तो यहाँ पे 20,000 तो रिसीव हो गए हैं, तो यहाँ पे 50,000 में से 20,000 रिसीव हो गए तो कितने डूब गए, 30,000। 30,000 बैड डेप्ट के आगे आ जाएंगे। अब हम जानते हैं कि कैश जो ट्रांजेक्शन है इसको तो कहाँ रिकॉर्ड कर दिया जाता है, कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया जाता, लेकिन बैड डेप्ट के ट्रांजेक्शन्स को तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो फिर जनरल प्रॉपर के अंदर कैसे ट्रांजेक्शन करेंगे, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट तो सुनील के नाम से रिकॉर्ड कर दी जाएंगे। यहाँ पे 30,000 से जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी, क्योंकि जनरल प्रॉपर के अंदर जो कैश ट्रांजेक्शन होते हैं रिकॉर्ड नहीं की जाती, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है जिनको सब्सिडरी बुक्स में कहीं भी प्लेस है जो नहीं मिलता। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में ओल्ड मशीनरी सेल की है कैलाश को 10,000 में क्रेडिट पे, तो यहाँ पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, असेट्स जो सेल की गई है उधार में सेल की गई है, तो यहाँ पे मशीनरी है जो सेल की गई है उधार में, तो यहाँ पे पर्सन का नाम आ जाएगा जो कि कैलाश है। कैलाश पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, कैलाश रिसीव करे इस कारण से कैलाश को डेबिट कर दिया जाएगा। 2 में मशीनरी रियल अकाउंट के अंदर आते हैं, रूल कहते हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मशीनरी जा रही है इस कारण से मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। 10,000 से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स के अंदर प्रोप्राइटर ने विद्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए, कैश विद्रॉ किया 10,000 से, गुड्स विद्रॉ किया 4,000 से। अब जब भी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए विद्रॉ करता है उसे ड्राइंग बोलते हैं। तो यहाँ पे एक तो कैश विद्रॉ करके ले गया, एक गुड्स विद्रॉ करके ले गया। कैसे रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन को समझते हैं। अगर हम इसके जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते तो करते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाता। एक तो ये कैश निकाल के ले गया, विदड्रॉ करके गया तो कैश अकाउंट, और जो ये गुड्स विदड्रॉ करके गया तो गुड्स को हमने परचेज अकाउंट के नाम से दिखाना होता है, क्योंकि इससे परचेज अकाउंट का बैलेंस है जो कम हो जाता है, इस कारण से इसको परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं कि जो विदड्रॉ करके गया पर्सनल यूज़ के लिए कैश है 10,000 से, तो कैश कॉलम के आगे 10,000 और गुड्स विदड्रॉ की गया 4,000 से, और टोटल 14,000 की ड्राइंग की गया। इस तरीके से हमने रिकॉर्ड करनी ट्रांजेक्शन। लेकिन हम जानते हैं कि जो कैश ट्रांजेक्शन होती है तो कहाँ चली जाएगी, कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी। तो जनरल प्रॉपर के अंदर सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट के नाम से। तो ये कैश ट्रांजेक्शन हट जाएगी तो ये बैलेंस भी हट जाएगा, तो सिर्फ 4,000 है जो रिकॉर्ड किया जाएगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट के नाम से 4,000 रिकॉर्ड किए जाएंगे ये जनरल प्रॉपर के अंदर। 15 मार्च को गुड्स 40,000 की डिस्ट्रॉय हो चुकी है फायर से। अब नुकसान हो गया गुड्स का, तो अब डिस्ट्रॉय बाय फायर यानी कि
आग लगने के कारण गुड्स नष्ट हो चुकी हैं, तो यहाँ पे इसको डेबिट किए जाते हैं लॉस बाय फायर के नाम से। अब ये डिस्ट्रॉय जो हुई है ये गुड्स हुई हैं। जब गुड्स डिस्ट्रॉय होती हैं चैरिटी के रूप में दी जाती हैं, फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, इससे परचेज बैलेंस कम हो जाता है। इस कारण से परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट के नाम से जनरल प्रॉपर के अंदर दिखाएंगे। लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि इससे बैलेंस क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो यहाँ पे 40,000 का जो लॉस हो चुका है 40,000 की अमाउंट रिकॉर्ड की जाएगी। 20 मार्च को इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए फायर इंश्योरेंस क्लेम 25,000। अब यहाँ पे क्लेम किया गया जो ये डिस्ट्रॉय बाय फायर 40,000 की हुई है, अब यहाँ पे क्लेम कर दिया गया इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कि 25,000 रुपये जो दिए जाए। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम समझते हैं। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट किया जाएगा। जब क्लेम किए जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया जाएगा यहाँ पे, और किस चीज़ का क्लेम किया गया, ये लॉस बाय फायर की जो नुकसान है उसकी भरपाई की जाए। तो लॉस बाय फायर के नाम से इसको दिखाया जाएगा 25,000 से जो क्लेम किया गया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो की गई है 22 मार्च को, बिल रिसीवेबल थे 10,000 के, इंडोर्स्ड कर दिए वो मिस्टर मेहता को। तो यहाँ पे 10,000 इंडोर्स की गए मिस्टर मेहता को। तो यहाँ पे एंट्री कैसे करेंगे? मिस्टर मेहता रिसीवर हो गया, पर्सनल अकाउंट के हिसाब से रिसीवर को डेबिट किया जाता है। तो मिस्टर मेहता को डेबिट किया जाएगा, क्या दिया गया इसको? बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर देंगे, मेहता डेबिट हो जाएगा, 2 में बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जो ये इंडोर्स किए गए 10,000 के बिल्स हैं तो 10,000 यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। 31 मार्च को वेज आउटस्टैंडिंग है 2010 की, तो यहाँ पे 15,000 रुपये आउटस्टैंडिंग। जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है बच्चों ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है कि जो ये आउटस्टैंडिंग वेज रिप्रेजेंट करके चलती है कि अभी वर्कर्स की वेज है जो पे करनी बाकी है, यानी कि ये लायबिलिटी होती है कंपनी के ऊपर कि ये पे करनी पड़ती है। जो आउटस्टैंडिंग वेज होती है लायबिलिटी होती है, और बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। इस कारण से आउटस्टैंडिंग वेजेस को हमने क्रेडिट साइड दिखाना होता है। तो डेबिट में किसको दिखाएंगे? वेजेस को, यानी कि खर्चों को डेबिट किया जाता है। तो इसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाएगी? वेजेस अकाउंट डेबिट और आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। वेजेस अकाउंट डेबिट, 2 में आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। तो यहाँ पे जो अमाउंट बनती है 15,000 रिकॉर्ड की जाएगी। 31 मार्च की ट्रांजेक्शन इंश्योरेंस प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर 2000। प्रीपेड का मतलब होता है कि एडवांस में पेमेंट कर दी गई इंश्योरेंस प्रीमियम की। तो ये भी हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कि इंश्योरेंस जो ऑलरेडी एडवांस में पेमेंट कर दी गई है। तो जो ये प्रीपेड इंश्योरेंस होता है ये असेट्स होती है, क्योंकि ये खर्चा आज कर दिया गया लेकिन इसका बेनिफिट है जो फ्यूचर में होने वाला है। एडवांस में इसकी पेमेंट कर दी गई है, जब फ्यूचर में इसका टाइम आएगा तब इसके लिए कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं, इसका सीधा बेनिफिट ले जाएगा। तो इस कारण से इसको असेट साइड दिखाया जाता है। असेट्स का बैलेंस होता है बैलेंस शीट के अंदर डेबिट। इस कारण से प्रीपेड इंश्योरेंस को हम डेबिट करते हैं, और जो ये पेमेंट की गई किस चीज़ की गई? इंश्योरेंस की। तो 2 में इंश्योरेंस अकाउंट को क्रेडिट करके चलेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस को डेबिट करते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि ये असेट्स होती है, असेट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, इस कारण से इसको डेबिट कर दिया गया। 2 में इंश्योरेंस अकाउंट के नाम से इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये किस चीज़ की प्रीपेड एडवांस पेमेंट की गई है? इंश्योरेंस प्रीमियम की। 2000 ये रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चे हमारे पास कंसेप्ट बनता था इस टॉपिक का। लास्ट कंसेप्ट जनरल प्रॉपर, आई होप क्या वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।